नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की बुक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर चल रहे थे। हमारे 6 पार्ट हो चुके थे और आज हम जो है वो 7वां पार्ट जो है जल संसाधन एवं संरक्षण, उसके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको लेकर चलेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप जो है वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उन बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें, या फिर जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ उनको आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से जो है वो बहुत बार सवाल बनते हैं और कई बार जो है वो ऐसे आसान सवाल अपन गलत कर लेते हैं। तो आज आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आज अपन 7वां पार्ट जो है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चलते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? अपवाह तंत्र यानी कि बहुत जो 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलकर के जो बनाती है वो क्या है? अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र को राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान के जो अपवाह तंत्र को है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। दूसरा है अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी कि जो नदियाँ अरब सागर में मिलती है। और तीसरी आंतरिक अपवाह तंत्र, यानी कि जो नदियाँ न तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है न अरब सागर में मिलती है, बल्कि वे भूतल पर ही विलुप्त हो जाती है, वो है आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदियाँ। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र यानी कि कौन कौन सी नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है, तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसकी एक ट्रिक है कि बेड़ज को बांध लगा पर गंभीर हुई खाड़ी के काली गई बंगाल की खाड़ी। तो अगर 1-2 बार आप इस ट्रिक को पढ़ ले कि बेड़ज को बांध लगा पर गंभीर हुई खाड़ी, बच के काली गई बंगाल की खाड़ी, तो आप यदि इस ट्रिक को 1-2 बार पढ़ ले तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। बेड़ज से बेड़ज, बाण से बाणगंगा, पर से पार्वती, गंभीर से गंभीरी, खारी से खारी, बच से बनास, छ से चंबल, ब से बनास, छ से चंबल और काली से काली सिंध। तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनको अपन याद रख सकते हैं। अब जो है वो हमने दूसरा अपवाह तंत्र पढ़ा था, अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी कि कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो अपन कैसे याद रखेंगे? मौसी का नाश्ता अरबों रुपए का है। देखिए कितनी आसान लाइन है, कि क्या लाइन है कि मौसी का जो नाश्ता है वो अरबों रुपए का है। अब देखो, मौ से माही, सी से सिंधु, ना से नर्मदा, स से साबरमती और ता से ताप्ती। तो ये जो है अपन याद कर लिया। अब है आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदियाँ, तो काका रूस गया घर में। अपन को कैसे याद रखना है कि काका रूस गया घर में? तो का से कांतली, का से काकनई, रू से रूपनगढ़, स से साबी, घ से गग्गर, र से रूपारेल और मे से मैनथा। इस तरह से जो है वो आप अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियों को आसानी से ट्रिक के माध्यम से जो है वो याद कर सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अपना दूसरा सवाल है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि जो चंबल नदी है वो कहाँ से शुरू होती है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो उसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, और ये विंध्याचल पर्वत का आया हुआ है मध्य प्रदेश में। अब राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो चौरासीगढ़, और चौरासीगढ़ कहाँ पर है? बैसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में। आप विशेष याद रखना कि राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करते हैं? चौरासीगढ़ से, और चौरासीगढ़ का है बैसरोगढ़ तहसील, चित्तौड़गढ़ जिला। चंबल नदी के बारे में, राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष पर बहने वाली नदी है। जो चंबल नदी है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे वर्ष भर बहती है। अब चंबल नदी का बहाव क्षेत्र, तो राजस्थान के 7 जिलों में जो है वो चंबल नदी बहती है। अब ये इन 7 जिलों को अपन कैसे याद रखें? तो सीधी सी एक ट्रिक है, CSK वॉज KBD। अगर आप IPL देखते हो तो IPL में एक टीम तो है CSK और एक जो है वो अपन टीम मान लें कि KBD। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला होता है। तो C से चित्तौड़गढ़, S से सवाई माधोपुर, K से कोटा, K से करौली, B से बूंदी और D से धौलपुर। इस तरह से आप याद रख सकते हो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र। ठीक है, फिर चंबल नदी की कुल लंबाई, तो देखिए पहले जो है वो इसकी लंबाई बताते थे 966 किलोमीटर, लेकिन अभी जो कुछ नवीन डेटा आए हैं उसमें चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर बताई गई है। तो आप दोनों ही याद रखिएगा, यदि परीक्षा में ये सवाल पूछा जाएगा तो दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं आएंगे।
तो आपको ये दोनों ही ऑप्शन याद रखने हैं। अब चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई है 322 किलोमीटर। अब चंबल नदी के उपनाम क्या है? तो राजस्थान की कामधेनु, डाकुओं की शरण स्थली, घड़ियालों की शरण स्थली के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। अब आगे सवाल है कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो बनास, बेड़ज, कोठारी, काली सिंध और पार्वती जो है ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ है। अब राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है कोटा, जो राजस्थान का औद्योगिक नगर है। अब बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। यानी कि बनास नदी का उद्गम स्थल जो है वो राजस्थान में ही है। राजस्थान में कहाँ पर? राजसमंद में। और राजसमंद में कहाँ पर? खमनौर की पहाड़ियों में। ये जो है मौसमी नदी है, ये पूरे 12 महीने नहीं चलती है, ये सिर्फ बरसात के मौसम में चलती है। यानी कि कौन सी नदी है? मौसमी नदी है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, अब देखिए सबसे लंबी नदी ऐसे तो चंबल है, ठीक है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बनास नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 512 किलो। देखिए पहले के जो आंकड़ा थे उसमें 480 किलोमीटर बताते थे, लेकिन अभी जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उसमें 512 किलोमीटर बताया जाता है। तो आप जो है वो दोनों को याद रखिए, दोनों में से एक ही ऑप्शन में पूछा जाएगा। अब बनास नदी के उपनाम क्या है? वर्णासा, वन की आशा, इस उपनाम से भी इनको जाना जाता है। अब ये जो बनास नदी है वो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में चंबल नदी में विलय हो जाता है या उसमें मिल जाती है। अब बनास नदी का बहाव क्षेत्र कितना है? 5 जिले हैं। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि आरसीबी जो है वो टॉस जीतती है। आपको पता है आईपीएल की एक टीम है आरसीबी, तो आरसीबी क्या करती है? टॉस को जीतती है। तो आर से राजसमंद से उद्गम होता है, सी से चित्तौड़गढ़, बी से भीलवाड़ा, टी से टोंक और एस से सवाई माधोपुर। तो इस तरह से बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको आप याद रख सकते हो। आगे का सवाल है टोंक व सवाई माधोपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बनास नदी के किनारे पर जो है वो टोंक और सवाई माधोपुर दोनों ही नगर स्थित है। अब है बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो मैनाल, कोठारी, बेड़ज, खारी, ये जो नदियाँ हैं ये बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे सवाल है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ कहाँ पर आया हुआ है? अजमेर में। अब बहाव क्षेत्र, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है? तो 6 जिलों में जो है वो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है। अब इसकी ट्रिक अपन कैसे याद रखनी है कि अपुन जज्बा, जज जो है वो बिहार में कैसे बोलता है कि अपुन जज्बा। यदि आप भोजपुरी मूवी देखें तो भोजपुरी मूवी में जज अपना परिचय कैसे देता है कि अपुन जज्बा। अपुन क्या है? अपुन जज्बा। तो अ से अजमेर, पू से पाली, न से नागौर, ज से जालोर, ज से जोधपुर और बा से बाड़मेर। तो ये लूनी नदी का बहाव क्षेत्र हो गया। अब बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का जल मीठा होता है, बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। बालोतरा से पहले तो लूनी नदी का जल कैसा होता है? मीठा होता है, पीने के लायक होता है, लेकिन बाद में जो है वो खारा हो जाता है। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। और राजस्थान में जो है इसकी लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है। अब है लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो जोजरी, बाड़ी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, भुइया, ये सारी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, माही नदी की जो है माही, अब अपना आगे का सवाल है कि माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत कहाँ पर आए हुए हैं? मध्य प्रदेश में। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। अब राजस्थान में ये जो माही नदी है वो प्रवेश कहाँ से करती है? खाटू गाँव। और खाटू गाँव कहाँ पर आया हुआ है? बांसवाड़ा में। इसका बहाव क्षेत्र कितने जिलों में? 3, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? सोम और जाखम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यदि आप इन प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो इन प्रश्नों पे जो आपकी समझ है वो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी और इन प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लोगे। अब बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अरावली की बैराट पहाड़ी। और ये कहाँ पर आई हुई है? जयपुर में आई हुई है। कहाँ पर आई हुई है? जयपुर में।
भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण, ये जो बाणगंगा नदी है, जो भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर नम भूमि का निर्माण भी जो है वो बाणगंगा नदी ही करती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसका उपनाम क्या है? अर्जुन की गंगा। अब अपना अगला सवाल है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी, हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में है हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी। अब राजस्थान में ये घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ से। और राजस्थान में भूमिगत कहाँ पे हो जाती है? श्री गंगानगर में जाकर जो घग्गर नदी है वो भूमिगत हो जाती है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष या सहायक नदी जो है इस घग्गर नदी को माना जाता है। अब आगे सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर का? तो नदी घाटी परियोजनाओं को या फिर जो बांध है, इन बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था इन नदी घाटी परियोजनाओं को। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश, दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 50% पैसे राजस्थान देता है और 50% पैसे ही मध्य प्रदेश देता है। इस चंबल परियोजना के अंतर्गत जो है वो 4 बांध बनाए गए चंबल नदी पर। कितने बांध बनाए गए? 4 बांध, जिसमें से एक बांध है मध्य प्रदेश में और 3 बांध है राजस्थान में। सबसे पहला गांधी सागर बांध, ये कहाँ पर आया हुआ है? मंदसौर, और मंदसौर का है मध्य प्रदेश। फिर राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ आया हुआ है? चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का है राजस्थान में। फिर है जवाहर सागर बांध, ये कहाँ है? कोटा में, और कोटा का है राजस्थान में। फिर है कोटा बैराज बांध, ये भी कहाँ पर है? कोटा, राजस्थान में। फिर है माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कौन सी परियोजना? माही बजाज सागर परियोजना। तो माही बजाज सागर परियोजना जो है वो राजस्थान और गुजरात राज्य की जो है वो संयुक्त परियोजना है, जिसमें 45% पैसा जो है वो राजस्थान देता है और 55% पैसे जो है वो गुजरात देता है। अब माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत माही जो नदी है उस पर कितने बांध बनाए गए? 3 बांध बनाए गए। पहला 2 बांध उसमें से राजस्थान में है और एक बांध जो है वो गुजरात में है। एक तो बनाया गया माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, दूसरा बनाया गया कागदी पिकअप बांध जो कागदी बांसवाड़ा में है, और तीसरा बनाया गया कडाना बांध जो पंचमहल गुजरात में है। तो ये भी आपको जो है वो विशेष याद रखना है, कई बार सीधे परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं। अब बीसलपुर बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो बीसलपुर बांध परियोजना जो है वो बीसलपुर गांव टोडा रायसिंह नगर तहसील टोंक जिले में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये बनास नदी पर जो है वो बीसलपुर परियोजना स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। तो ये राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। और इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो नर्मदा नदी पर जो है ये परियोजना चल रही है। और इस सरदार सरोवर परियोजना के तहत राजस्थान के जालोर व बाड़मेर जिले जो रेगिस्तान प्रभावित जिले हैं उनमें पेयजल व सिंचाई हेतु जल पहुंचाया जाता है। तो ये भी आपको विशेष याद रखना है। अब आगे सवाल है जवाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो जवाई परियोजना जो है वो जवाई पाली में स्थित है और ये जवाई नदी पर स्थित है। अब सोम कमला आंबा परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोम नदी डूंगरपुर में ये स्थित है। ठीक है। फिर आगे सवाल है मानसी वाकल परियोजना कहाँ स्थित है? तो मानसी वाकल परियोजना जो है वो उदयपुर में स्थित है। फिर जाखम परियोजना कहाँ स्थित है? तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। फिर झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये तो आप सबको पता होगा कि झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को। फिर आगे सवाल है जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो मेवाड़ महाराणा जय सिंह जी ने जो है वो जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया? 1687 से 1691 के बीच। और कौन सी नदी पर करवाया? गोमती नदी पर जो है वो जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। विश्व की मानव निर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है। ये भी आपको जो है वो विशेष याद रखना है।
ठीक है। फिर है पुष्कर झील एवं आना सागर झील कहाँ स्थित है, तो अजमेर जिले में स्थित है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी प्राकृतिक झील स्थित है, तो नक्की झील, और नक्की झील कहाँ आई हुई है, माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही में। राजसमंद झील कहाँ स्थित है, तो राजसमंद जिले में जो है वो राजसमंद झील स्थित है, और राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको नौ चौकी कहा जाता है। अब ये सांबर झील कहाँ स्थित है, तो जयपुर, अजमेर एवं नागौर में जो है वो ये सांबर झील स्थित है, जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य। अगला सवाल है पचपदरा झील कहाँ स्थित है, तो पचपदरा झील कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में। फिर अपने आगे सवाल है डिडवाना झील कहाँ स्थित है, तो नागौर में। लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है, बीकानेर में। पोखरण झील कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। फलौदी झील कहाँ स्थित है, जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ स्थित है, जोधपुर में। फिर कायलाना एवं उम्मेद सागर झील कहाँ स्थित है, जोधपुर में, ठीक है। फिर आगे अपना सवाल है गड़ीसर झील कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। गोप सागर झील कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। कोलायत झील कहाँ स्थित है, बीकानेर में। और सिलीसेट झील जो है वो कहाँ स्थित है, अलवर में। इस तरह से अपना जो 7वां पाठ है उसके जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको हमने पढ़ा। और ये सवाल जो है आप विशेष याद रखना, परीक्षा में हूबहू ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई बार जो है वो आसान प्रश्नों को अपन गलत कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।